हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? आई होप बहुत अच्छे हो गए। और आज है हमारे पास हाइड्रोजन का सेकंड लेक्चर। लास्ट लेक्चर जो हमारे पास था, पहला लेक्चर हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन एज वेल एज पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, कि क्यों हमारे पास पोजीशन को ना तो फर्स्ट ग्रुप के ऊपर रखा जाता है, ना तो फर्स्ट ग्रुप में रखा जाता है, ना ही आपके पास 17 ग्रुप में रखा जाता है, क्यों आपके पास डिसेबिलिटी आपके पास शो करता है। तो ये पूरा हमने डिटेल में पढ़ा था आपके पास वीडियो लेक्चर नंबर 1 पे। आज हमारे पास लेक्चर है यस बहुत अच्छा सा, कैसे प्रिपेयर करते हैं हाइड्रोजन को, क्या मेथड्स हैं हमारे पास। हम दोनों मेथड्स पढ़ेंगे आपके पास, कि जब स्मॉल क्वांटिटी में उसको प्रोड्यूस करना हो तब हम क्या करते हैं, जब हमें लार्ज क्वांटिटी में प्रोड्यूस करना हो तब हम क्या करते हैं। लार्ज क्वांटिटी इन द सेंस कॉमर्शियल पर्पज़, है ना, कि कॉमर्शियल स्केल में यदि हमको प्रोड्यूस करना हो तो क्या प्रोसेस होती है। फिर हम पढ़ेंगे आपके पास फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन, और उसके बाद हमारा लेक्चर यहाँ से फिनिश हो जाएगा। तो डिटेल में पढ़ने वाले हैं सारी चीज़ें, कैसे आपके पास प्रिपेयर होता है, क्या रीजन्स होते हैं, तो सारा पढ़ने वाले हैं। देखते हैं, ऑलमोस्ट स्टार्ट करते हैं। प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन, प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन, क्लियर। सो पहले हम आपके पास पढ़ेंगे ऑलमोस्ट कि कैसे हम इसको आपका लेबोरेटरी में थ्रू फॉर्म कर सकते हैं। तो लिख सकते हैं हमारे पास फर्स्ट नंबर इन लेबोरेटरी, और कह सकते हो आपकी स्मॉल स्केल, कि मतलब हमारे पास ये ज़्यादा स्केल में क्वांटिटी नहीं चाहिए, हमें एक स्मॉल स्केल में क्वांटिटी को चाहिए, तो उसको हमें फॉर्म करना है, क्लियर। तो अब पहला जो मेथड हमारे पास हो जाएगा फर्स्ट नंबर फ्रॉम वाटर, कि वाटर के थ्रू आप कैसे ऑब्टेन कर सकते हो उसको। नॉर्मली आपको पता है वाटर इन द सेंस H2। तो इसमें पहला प्रोसेस हमारे पास आने वाला है मोस्ट इंपॉर्टेंट, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। बहुत सारे समय से पढ़ते चले आ रहे हैं हम आपके पास, इसमें क्या नया होगा ये हम पढ़ते हैं आपके पास, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। तो ये तो फैक्ट है। अब यदि आपसे बोला जाए कि वाटर जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो वही सबको पता है H2। यदि आपसे बोला जाए इसके मास रेशियो क्या होता है, तो आप बता दोगे, बोलो सर हमको तुरंत पता है सर, क्या 2:16, 2:16 इन द सेंस 1:8, कि भाई 2 हो गया हाइड्रोजन का, 16 हो गया ऑक्सीजन का। तो 1:8 क्या होता है, इसका एटॉमिक मास का रेशियो। यदि आपसे बोला जाए एटॉमिक वॉल्यूम का रेशियो क्या है, एटॉमिक वॉल्यूम का मतलब नंबर ऑफ एटम्स। तो एटॉमिक वॉल्यूम में 2 एटम्स हाइड्रोजन के हैं, 1 ऑक्सीजन का है, तो एटॉमिक वॉल्यूम का रेशियो क्या होगा, 2:1। लेकिन यदि यहीं पर पूछ दिया जाए मास परसेंट कितना हाइड्रोजन का, तो ये आपके पास नियर अबाउट 11% होता है, क्लियर। 11% हमारे पास हाइड्रोजन होता है, कितने में, टोटल आपके पास 18 ग्राम ऑफ H2O में। बात समझ में आ रही है कि 18 ग्राम H2O में आपके पास 11% आपका हाइड्रोजन होता है। तो यदि हम आपसे बोलें कि जो सबसे इसका मेजर सोर्स हो गया और सबसे चीप क्वालिटी कॉस्ट में हो गया, तो वो आपके पास कौन सा हो गया, वाटर। बात समझ में आ रही है कि सबसे चीप जो आपके पास कॉस्ट होता है वो आपका वाटर से ही मिलता है हमारे पास, क्या, हाइड्रोजन। क्यों? क्योंकि वाटर तो बहुत सारी क्वांटिटी में अवेलेबल है हमारे पास। बात समझ में आ रही है। अब बात आती है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। तो अब जब कभी भी वर्ड इलेक्ट्रोलाइसिस आता है तो हमने ये तो पढ़ा हुआ है कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराएंगे हम आपके पास, और किसको प्रोवाइड कराएंगे, वाटर को। लॉजिक समझ में आ रहा है। अब ध्यान से समझना, वाटर तो पुअर कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। हाँ ये सरप्राइज हो रहे हो आप। वाटर H2O में जितने H+ होते हैं उतने OH- होते हैं, तो ये एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करा देते हैं। तो दैट इज अ रीजन कि यदि न्यूट्रल कंडीशन में कोई भी उसमें इम्प्यूरिटीज इन्वॉल्व नहीं है तो वो बैड कंडक्टर होता है, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है। कौन, वाटर। तो जब इलेक्ट्रिसिटी वो कंडक्ट नहीं करता है, फिर आप उसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करा भी दोगे, तो कैसे हमारे पास हाइड्रोजन मिलने वाला है ना क्वेश्चन अच्छा सा। अभी तक आपने पढ़ा था कि हाँ इलेक्ट्रोलाइसिस वाटर करा दिया, H2 मिल गया, O2 मिल गया। अब हम पढ़ते हैं आपके पास कि वो तो पुअर कंडक्टर है, फिर कैसे मिलेगा, तो उसी को पढ़ना है। तो होता क्या है कि क्योंकि वाटर पुअर कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है, तो इसलिए हम उसमें कोई इलेक्ट्रोलाइट मिलाते हैं। अब वो इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग बेस भी हो सकता है, स्ट्रॉन्ग एसिड भी हो सकता है, दैट मीन्स NaOH भी हो सकता है, और H2SO4 भी हो सकता है। बात समझ में आ रही। तो हम एक रिएक्शन लेके बता देते हैं कि जैसे हमारे पास सिंस वाटर इज पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, hence H2SO4 और NaOH is added before supplying electricity, है ना, कि मतलब इलेक्ट्रिसिटी उसको प्रोवाइड कराने से पहले हम उसमें या तो H2SO4 मिला दो या फिर आपके पास NaOH ले लिया। अब सपोज करो हम H2SO4 के साथ कॉम्बिनेशन कर रहे हैं,
तो जब H2SO4 में आपने वाटर मिला दिया तो आपके पास H2SO4 किस फॉर्म में हो गया, एक्वस फॉर्म में। ये तो सबको पता है भाई, एक्वस का मतलब क्या होता है, जिसमें सॉल्वेंट आपके पास क्या, वाटर, तो सॉल्यूट हो गया H2SO4, सॉल्वेंट क्या हो गया आपके पास, वाटर। जब हम आपके पास इसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराएंगे तो अब आपके पास कंडीशन देखिएगा जरा, हो क्या जाएगा, ये हो जाएगा H प्लस एक्वस प्लस SO4 2 माइनस एक्वस। क्लियर, यहाँ पर आपके पास 2 टाइम्स हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम यहाँ पर? अब यहाँ पर तो कोई प्रॉब्लम हमारे पास नहीं है, लेकिन हमें समझना क्या है आपके पास, बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज़, ये कौन सी आपके पास एनोड पे मिलेगी और कौन सी हमारे पास कैथोड पे मिलेगी। सो दिस इज द मेन क्वेश्चन जो हमें आपके पास समझना था। बात समझ में आ रही, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन ऑक्सीजन तो मिल नहीं रहा है, और जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है तो फिर आप कैसे बताओगे कौन सी एनोड पे कौन सी कैथोड में। 10th में तो हमने पढ़ा था कि भाई हाइड्रोजन पे प्लस चार्ज होता है तो वो मिल जाएगा कैथोड पे, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज होता है वो मिल जाएगा एनोड पे, लेकिन यहाँ तो भैया ये मिल रहा है। फिर क्या करें, आपके पास क्या है, SO4 2 माइनस मिलता है हमारे पास। क्या हमने अभी तक गलत पढ़ा हुआ है? खैर उसको देख लेते हैं। अच्छा, क्योंकि हमारे पास ये रिएक्शन में सिर्फ इलेक्ट्रोलाइसिस करा रहे हैं तो इसलिए हम सिंगल एरो लगाएंगे, दैट मीन्स इरिवर्सिबल का, है ना। कि H2SO4 में जब इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करा दी तो आपके पास ये आपका कंबाइन होकर के मिल गया। अब ध्यान समझना, क्योंकि इसमें प्लस चार्ज, ये तो फैक्ट है, हमने पढ़ा हुआ कि एनोड होता है पॉजिटिव और कैथोड होता है नेगेटिव, है ना। एनोड इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, कैथोड इलेक्ट्रॉन गेन करता है। तो जो एनोड है वो पॉजिटिव है, कैथोड नेगेटिव। पॉजिटिव चार्ज आता है हाइड्रोजन पे तो पॉजिटिव वाला किस पे जाएगा, कैथोड पे। तो ये तो फैक्ट हो गया हमारे पास कि कैथोड पे क्या मिल गया हमारे पास, H प्लस। क्लियर। अब जो हमारे पास एनोड होता है, एनोड पे याद रखिएगा हमारे पास एनोड पे मिलता है आपको OH माइनस। अब ये बात समझ में आ रही, OH माइनस कहाँ से आ गया, OH माइनस मिल गया हमारे पास, ये मिला हमको आयनाइजेशन ऑफ वाटर से। क्लियर, जो हमने वाटर का आयनाइजेशन कराया वहां से मिला। अब आप बोलो कि ये क्यों नहीं मिलता है, तो क्योंकि आपके पास ये स्टेबल होता है इसलिए आपका ये सॉल्यूशन में रिमेन रहता है। ये आपके पास कभी भी किसी भी इलेक्ट्रोड पे आपको नहीं मिलेगा। बात समझ में आ रही है हमारे पास, क्लियर है। तो आपके पास कैथोड पे क्या मिल जाएगा, H प्लस, एनोड पे क्या मिल जाएगा, OH माइनस। SO4 2 माइनस किसी भी इलेक्ट्रोड पे नहीं मिलेगा क्योंकि वो आपका स्टेबल होता है। तो ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, वाई SO4 2 माइनस डज नॉट इवॉल्व एट एनी इलेक्ट्रोड since it is more stable and hence in place of SO4 2 minus OH minus evolve। बात समझ में आ रही है हमारे पास, क्लियर है। तो ये चीज़ समझ में आई। तो कुछ आपको डिफरेंट मिला हमारे पास कि जो इलेक्ट्रोलाइसिस था हमारे पास वाटर का, तो उसको हम आपके पास ऐसे कर सकते हैं। अब आपके पास इसी में आ जाते हैं थोड़ा सा नेक्स्ट वाले पोर्शन पे, बाई द एक्शन ऑफ मेटल्स। सेकेंड नंबर, बाई एक्शन ऑफ मेटल्स ऑन वाटर, है ना। ये आपके पास सेकंड क्या, इसी का बी नंबर समझ लीजिए, क्योंकि हम सब वाटर से ही ऑब्टेन कर रहे हैं ना। तो अब हमारे पास मेटल होंगी और अब वो हम पूरी डिटेल में आपको पढ़ा रहे हैं, इसलिए सारा एक देखिएगा प्रॉपर। और हम पहले ही बता चुके हैं, नोट्स आपको सारे PDF फॉर्म में मिल जाते हैं, तो आप स्क्रीनशॉट लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्लियर है। खैर, तो कंप्यूटराइज नोट्स चाहिए तो RC क्लासेस के एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं। आगे देखिएगा जरा, एक्शन ऑफ वाटर। अब ये सोचो, अब वाटर के साथ इतना आसान होता तो सब कुछ कितना ईजी होता है। वाटर 3 फॉर्म में आपके पास रिएक्शन करता है। पहला तो कोल्ड वाटर और दूसरा बॉइलिंग वाटर, तीसरा स्टीम। अब तीनों में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये कि कोल्ड वाटर में टेम्परेचर सबसे कम होता है, और यदि टेम्परेचर सबसे कम होगा तो आपके पास पार्टिकल का मोशन सबसे कम उसी में होगा। मतलब यदि आपके पास उसमें रिएक्शन करानी है तो दूसरा सब्सटेंस मोस्ट रिएक्टिव होना चाहिए, वरना वो उसके पार्टिकल को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। तो ये होता है कोल्ड वाटर। यदि आपने उसको बॉईल कर दिया, बॉईल करने का मतलब उसमें कुछ ना कुछ आपने हीट प्रोवाइड करा दी, तो अब आपके पास यदि मेटल ज़्यादा रिएक्टिव नहीं भी है, थोड़ा कम रिएक्टिव है, तो भी उसके साथ रिएक्शन कर जाएगी क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ हीट एनर्जी है। लेकिन यदि हमने स्टीम बोल दिया तो स्टीम का मतलब ये है हमारे पास कि जो लीस्ट रिएक्टिव मेटल होगी, बात समझ में आ रही है, वो भी आपके पास इसके साथ रिएक्शन कर जाएगी। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा हमारे पास ऑलरेडी हीट एनर्जी मिल गई है। बात समझ में आ रही है हमारे पास, क्लियर है। तो ये टेम्परेचर कम या ज़्यादा करने का लॉजिक ये है रिएक्टिविटी से। यदि टेम्परेचर कम हो गया, रिएक्टिविटी स्लो हो जाएगी। यदि हमें रिएक्टिविटी करानी है तो हमें आपका हाई रिएक्टिव मेटल चाहिए होगी। लेकिन यदि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो गया, इसका मतलब रिएक्टिविटी आपकी फास्ट हो जाएगी, तो लो रिएक्टिव मेटल भी आपकी उसके साथ रिएक्शन कर जाएगी। बात समझ में आ रही है हमारे पास, क्लियर है। तो 3 कंडीशन हमारे पास आएंगे इसमें। पहला हमारे पास आएगा इसी में कोल्ड वाटर, क्लियर। अब आपको ये याद रखना है कि कोल्ड वाटर के साथ जो हमारे पास रिएक्शन करता है वो आपके पास शुरुआत की 3 मेटल्स जो हमने पढ़ा है, रिएक्टिविटी सीरीज शायद आपको याद हो, है ना। रिएक्टिविटी सीरीज हमने पढ़ा हुआ है, तो वहाँ पर हमने पढ़ा हुआ है पॉपुलर साइंटिस्ट कैन, मतलब ये जो आपके पास मेटल्स हो गई,
ये आपके पास कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन करती हैं और कोई भी रिएक्शन कोल्ड वाटर के साथ नहीं करता। करती क्या है हमारे पास, याद रखिएगा, ये मेटल कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोक्साइड फॉर्म करती हैं, ना कि ऑक्साइड। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए थ्योरेटिकल चैप्टर्स में यही होता है, कॉम्पिटिशन्स में तो हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये हमारे पास। एक एक पॉइंट पूछा रहता है आपके पास, तो इसलिए आपको एक एक पॉइंट डिटेल में पता होना चाहिए। अब सारे पॉइंट्स तो नहीं हो सकते, जितना मैक्सिमम हमसे हो सकता है वो हम आपके सारे क्लियर कर देंगे। अब आप बोलो सारे क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि सारे टीचर परफेक्ट नहीं होते ना। खैर कुछ और कोई दूसरा नया पॉइंट बताएगा, हम कुछ और नया बताएंगे। सो सबका कॉम्बिनेशन। आगे देखिए जरा हमारे पास यहाँ से हुआ क्या, जैसे हम एक एग्जांपल ले लें, हमने ले लिया सपोज करो Na और हमने रिएक्शन करा दी किसके साथ, वाटर के साथ, तो यहाँ से फॉर्म हो जाएगा NaOH प्लस H2। क्लियर, बात समझ में आ रही है। अब इसको यदि आप बैलेंस कराना चाहो तो आप देख लो जरा, हाइड्रोजन आपके पास 2 बार है, यहाँ पर 3 बार है, तो यहाँ पर आपने 2 कर दिया। क्लियर, यहाँ पर आपके पास 2 हो जाएगा और यहाँ पर 2 हो जाएगा। तो अब आप देख लो हाइड्रोजन 4 हो गया, 4 हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन आपके पास 2 हो गया। क्लियर, और सोडियम आपके पास 2 हो गया। तो अब इस केस में आपके पास क्या देख रहे हो कि हाइड्रोक्साइड फॉर्म हो रहा है, हाइड्रोक्साइड के साथ साथ कौन सी गैस मिल रही है, हाइड्रोजन। अभी एरो का मतलब तो आपने पढ़ा ही 10th में कि एस्केप आउट कर रही है, इसलिए उसमें आपके पास अपवर्ड एरो का साइन आ गया है। दूसरा हमारे पास सेकंड नंबर इसी में आ जाता है बॉइलिंग वाटर, है ना। क्या वाटर कैसा हमारे पास बॉइलिंग है, कि मतलब आपके पास कुछ ना कुछ हीट उसमें बढ़ गई। तो ये जो बॉइलिंग वाटर होता है इसके साथ जो रिएक्शन हमारे पास करते हैं मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम। क्लियर, बात समझ में आ रही, ये आपके पास फॉर्म करते हैं रिस्पेक्टिव ऑक्साइड्स, है ना। क्या फॉर्म करते हैं हमारे पास, उनके रिस्पेक्टिव ऑक्साइड्स। यदि हम आपके पास यहाँ से किसी एक की रिएक्शन कराना चाहें, तो यदि हम Mg की रिएक्शन करा दें किसके साथ आपके पास H2O के साथ, तो ये फॉर्म कर देगा MgO प्लस H2। बात समझ में आ रही है। रिएक्शन यदि आप बैलेंस कराओ तो ऑलरेडी हमारे पास क्या है, बैलेंस है। तो यहाँ से भी आपके पास कौन सी गैस मिली, हाइड्रोजन गैस मिली। हम पढ़ रहे हैं प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन, याद रखिएगा ये आपकी सारी आपके पास क्या है, प्रिपरेशन मेथड है। सारी रिएक्शंस में आपके पास कहीं ना कहीं हाइड्रोजन मिल रहा होगा, नहीं मिल रहा मतलब आपके पास वो उसकी प्रिपरेशन मेथड नहीं है। तो ये हमने आपके पास पढ़ लिया कि मैग्नीशियम एल्यूमिनियम आपके पास क्या फॉर्म करेंगे, ऑक्साइड। अब उसके बाद हम आ जाते हैं स्टीम के साथ, थर्ड नंबर स्टीम। तो स्टीम के साथ भी हमारे पास जो रिएक्शन करती हैं कैन मेक अ जू इनटू Zn और Fe। क्लियर, ये आपके पास सिंपल सा रेस्पेक्टिव ऑक्साइड फॉर्म करते हैं। क्लियर, और यहाँ से जब हम इसकी रिएक्शन करा दें, किसी की भी करा दें, Fe की करा दें सपोज करो हम H2O के साथ, ये चीज़ आपको याद रखनी, काफ़ी इंपॉर्टेंट कंपाउंड फॉर्म होता है Fe3O4 प्लस H2। इसको बोलते हैं फेरसो फेरिक ऑक्साइड, फेरसो फेरिक ऑक्साइड। क्लियर, FeRRESO फेरसो फेरिक ऑक्साइड। यदि आप इसको बैलेंस कराना चाहो तो यहाँ पर हो जाएगा 3 टाइम्स और हाइड्रोजन आपके पास यहाँ पर आ जाएगा 4 टाइम्स। ओके, और ये 4 टाइम्स हो गया तो यहाँ पर भी हो जाएगा आपके पास 4 टाइम्स। क्लियर, अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ध्यान क्या रखनी थी, आप देख रहे होगे वहाँ पर कि जो Fe3O4 है हमारे पास। क्लियर, अब Fe3O4 का एक और नाम होता है हमारे पास, आप देख रहे होंगे कि Fe3O4 जो होता है इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है, FeO प्लस Fe2O3 में। यहाँ पर आपके पास Fe+2 फॉर्म में है, यहाँ पर Fe आपका +3 फॉर्म में, तो इसलिए इसका नाम हो जाता है आयरन सेकेंड थर्ड ऑक्साइड। सेकेंड थर्ड क्या बता रहा है, जो उस पर चार्ज है। तो या तो आप इसको बोल दो आयरन सेकेंड थर्ड ऑक्साइड, या फिर बोल दो आप इसको फेरसो फेरिक ऑक्साइड। क्लियर, बात समझ में आ रही है। फेरसो में FeRRO होता है आपके पास, फेरसो फेरिक ऑक्साइड या फिर। क्लियर, बात समझ में आ रही है हमारे पास। तो ये था हमारे पास जब आपके पास कोई भी मेटल हमारे पास रिएक्शन करती है किसके साथ, ऑलमोस्ट वाटर के साथ। तो हमने कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन पढ़ ली, ऑलमोस्ट आपके पास बॉइलिंग वाटर के साथ पढ़ ली और स्टीम वाटर के साथ पढ़ ली। अब आ जाते हैं नेक्स्ट, थर्ड नंबर देखते हैं हमारे पास। थर्ड नंबर, हाँ सी नंबर समझ लीजिए। सी नंबर, बाई एक्शन ऑफ वाटर, बाई एक्शन ऑफ वाटर ओवर मेटल हाइड्राइड्स, कि मतलब बाई एक्शन ऑफ जो वाटर है हमारे पास वो आपका किस पे, मेटल हाइड्राइड्स पे। क्लियर,
अब मेटल हाइड्राइड्स नॉर्मली आपको पता है कौन फॉर्म करते हैं, कौन फॉर्म करते हैं मेटल हाइड्राइड्स? यस, कौन फॉर्म करते हैं? मेटल ही फॉर्म करेंगे। और कौन सी मेटल? एल्कली मेटल और एल्कलाइन अर्थ मेटल। अब एल्कली मेटल भी आपको पता है, एल्कलाइन अर्थ मेटल भी पता है ना, कि जैसे आपके पास एल्कली मेटल हो गई, कौन सी हो गई हमारे पास? LiNa, लीना की रब से फरियाद, FR नहीं आता, रेडियो एक्टिव है। ऐसे आपके पास हो गया एल्कलाइन, एल्कलाइन अर्थ मेटल। तो यहाँ पर आ जाता है हमारे पास सेम कंडीशन, बेटा मांगे कार स्कूटर। क्लियर? अब ये मत बोलना है बाप होता है बाप राजी। खैर आर वही है, रेडियम आपका क्या होता है? आपका रेडियो एक्टिव। तो डैट इज रीजन वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा, सिंपल सी हमारे पास ये कंडीशन हो गई। तो जो इनके हमारे पास जब ये रिएक्शन करती हैं किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ, तो वहाँ से हाइड्राइड फॉर्म होता है। अब जब वो हाइड्राइड फॉर्म होता है तो यदि हम उसकी रिएक्शन करा दें, तो ध्यान समझिएगा यहाँ पर ये जो मेटल है और मेटल हाइड्राइड की जब हम रिएक्शन करा दें किसके साथ? वाटर के साथ, तो वहाँ से वो फॉर्म कर देगा हमारे पास मेटल हाइड्रोक्साइड। क्या? मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। क्लियर? बात समझ में आ रही है कि हमारे पास नॉर्मली रिएक्शन करके आपका ये सब्सटेंस फॉर्म हो जाता है। एग्जांपल की फॉर्म में यदि लिखना चाहो तो आप ले लो CH2, पढ़ा हुआ हमने आपके पास, बहुत फेमस कंपाउंड है हाइड्रोलिथ। तो जब आपका ये रिएक्शन करता है किसके साथ? वाटर के साथ, तो क्या फॉर्म कर देता है? CaOH टू द होल ट्वाइस प्लस H2। तो H2 आपके पास क्या हो जाएगा? अपवर्ड एरो। कोई प्रॉब्लम यहाँ पर? बैलेंसिंग आप कर सकते हो, दैट डजंट मैटर। कोई प्रॉब्लम यहाँ पर? तो मतलब यहाँ से हमारे पास ये पोर्शन आपका फिनिश हो गया, जहाँ पर हम ये पढ़ रहे थे आपके पास कि कैसे हम उसको ऑब्टेन करते हैं थ्रू मेटल हाइड्राइड्स। अब आ जाते हैं आपके पास नेक्स्ट नंबर पोर्शन पे, सेकेंड नंबर पे। अब आते हैं आपके पास फ्रॉम एसिड्स, है ना, कि अब हम ये पढ़ेंगे आपके पास कि एसिड्स के थ्रू हम हाइड्रोजन कैसे ऑब्टेन करते हैं। इसकी सबसे फेमस रिएक्शन तो आपको पता ही होगी, क्या भूल गए? जब उन्हें बताया था आपके पास कि हाइड्रोजन कैसे बना, हेनरी कैवेंडिश क्या किया था उसने? डाइल्यूट H2SO4 की रिएक्शन कराई थी किसके साथ? जिंक ग्रैन्यूल के साथ। तो वहाँ से हाइड्रोजन इवॉल्व हुआ था, हालांकि उसका नाम उसको नहीं पता था। बात समझ में आ रही है? उसका नाम उसको नहीं पता था, बट ये नाम आपके पास क्लासीफाई किया था किसने? लेवोजिज ने। क्लियर? तो अब देख लेते हैं जरा यहाँ पर हमारे पास कंडीशन क्या है। सीधा सा लॉजिक कि जो मेटल है, अब जब वो रिएक्शन करेंगे किसके साथ? एसिड के साथ, तो आपके पास सीधा सा लॉजिक है, यहाँ से क्या फॉर्म कर देंगे हमारे पास कि जब कभी भी आपके पास मेटल रिएक्शन करेंगे तो यहाँ से फॉर्म कर देंगे सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। क्लियर है कि मेटल आपका एसिड के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस फॉर्म कर देती हैं। अब यहाँ पर इसकी फेमस रिएक्शन भी आपको पता है कि जिंक ग्रैन्यूल थे, H2SO4 के साथ हमने रिएक्शन कराई थी, तो यहाँ से आपके पास फॉर्म हो गया था क्या? ZnSO4 प्लस H2, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुई थी। क्लियर? अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमें समझनी है वो ये समझनी है, इसका फिगर देखिए ज़रा हमारे पास। क्लियर? अब इस फिगर में देखिए ज़रा, हम आपको यहाँ पर इस फिगर में एग्जैक्टली समझा रहे हैं कि कैसे हमारे पास आपका ये लैब में बनती है। इस फिगर में आप देख पा रहे होंगे सिंपल सा कि डाइल्यूट H2SO4 आपके पास बीकर से डाला जा रहा है। पहले आप देख लो नीचे लिखा हुआ है वुल्फ्स बॉटल, तो ये वुल्फ्स बॉटल में हमारे पास क्या है? ग्रैनुलेटेड जिंक है। ग्रैनुलेटेड का मतलब होता है कि स्मॉल स्मॉल क्या होते हैं? पीसेज होते हैं हमारे पास उसके, है ना, उसको बोलते हैं हम क्या? ग्रैनुलेटेड। तो ये जो ग्रैनुलेटेड जिंक है ये स्मॉल स्मॉल पीसेज की फॉर्म में है। फिर आप देख रहे होगे एक फनेल के थ्रू हमारे पास डाइल्यूट H2SO4 डाला गया है, वो सॉल्यूशन में आ रहा है। फिर उसी से ज्वाइंट हमारे पास एक देख रहे होगे आप, एक दूसरे हमारे पास कंटेनर पे गया है ऑलमोस्ट। तो अभी वहाँ से जो गैस निकली है हमारे पास, अब देखो जब जिंक आपके पास H2SO4 के साथ कंबाइन होगा तो सीधी सी बात है वहाँ से आपके पास हाइड्रोजन गैस निकलेगी। तो वो जो ऊपर हमारे पास एक फनेल लगी हुई है उसके थ्रू पास आउट होते हुए H2SO4 आपका दूसरे कंटेनर में जो आपका लिखा हुआ है, रखा हुआ है पूरा सिलेंडर टाइप, तो ये आपका जो सिलिंड्रिकल फ्लास्क है उसमें जाकर के कंबाइन हो जाती है। और फिर आप देख रहे होगे कि वो जो लिक्विड था उसमें बबल फॉर्म होने लगते हैं। बबल फॉर्म होने से यहाँ से ये पता चल जाता है कि गैस फॉर्म होकर के उसमें आ गई। बात समझ में आ रही? ऐसे तो चेक करो, क्योंकि वो तो कलरलेस होती है तो दिखेगी नहीं तुमको। जब दिखेगी नहीं तो बबल से ही तुम उसको चेकआउट कर सकते हो कि हाँ भाई इसमें, जैसे साइकिल का पंचर लोग जो बनवाते हैं या मोटर बाइक का बनवाते हैं तो आप देखते हो कि उसमें जब वो पंचर चेक करता है हमारे पास तो कैसे चेक करता है? ऑलमोस्ट वाटर में डिप करता है, और जहाँ से बबल फॉर्म होने लगते हैं मतलब वहाँ से एयर बाहर आ रही है, मतलब वहाँ पर होल है। ऐसे यहाँ पर भी लॉजिक समझ में आ रहा है हमारे पास। अब आप ये देखना, डाइल्यूट H2SO4 जिससे डाला जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, उसको बोलते हैं थिसल फनेल। क्या? थिसल फनेल।
ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 12th में काफ़ी हो जाएगा इसका। क्लियर। तो ये था पूरा एक्सपेरिमेंटल, जहाँ से आपको ये बताया जा रहा है कि कैसे हमारे पास लैब में यदि हमको हाइड्रोजन गैस फॉर्म करनी हो तो हम क्या कर सकते हैं, बशर्ते ही अपरेटस होने चाहिए। अब ऐसा नहीं कि अपरेटस है नहीं, हमको बोल दो सर हमको हाइड्रोजन फॉर्म करना है, तो कोई ऐसा हो ना जबरदस्ती हाइड्रोजन फॉर्म हो जाएगी। बात समझ में आ रही? बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है, कोई हमारे पास वहाँ पर प्रॉब्लम वाला लॉजिक नहीं है। अब इसमें जो चीज़ हमको ध्यान रखनी है वो ये रखनी है कि ये जो आपके पास रिएक्शंस हैं मोस्टली H2SO4 HCl के साथ हो जाती हैं, लेकिन यदि हम बात करें HNO3 के साथ तो HNO3 हमारे पास इस रिएक्शन को प्रोसीड नहीं कराता। कहने का मतलब कि वो आपका हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता। यहाँ पर क्या हो रहा है, मेटल आपकी हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर रही है, लेकिन जो HNO3 है वो हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में पार्टिसिपेट नहीं करता है। क्यों नहीं करता हमारे पास? ये करता क्या है हमारे पास, इट फॉर्म्स अ लेयर ऑफ ऑक्साइड over metal which inactivates it for हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट। क्लियर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जितना हमसे हो सकता है ना उतना हम करने के लिए आपके पास रेडी है और कर भी रहे हैं। रेडी क्या है ना? तो ऐसा कोई पॉइंट मोस्टली हमारी नज़रों से तो नहीं होता छूट जाए, बट हो सकता है छूट जाए, तो इसीलिए बोला जाता है रेफरेंस आपके पास पढ़नी चाहिए। बात में NCERT रट डालो पूरी कायदे से, थ्योरेटिकल चैप्टर्स में तो एक एक पॉइंट पढ़ डालो, एज वेल एज रेफरेंस का मतलब आपके पास जो एक्स्ट्रा बुक्स आप यूज करते हो। बोलो सर हम नहीं करते, करो, क्योंकि कॉम्पिटिशन फेस करना है तो करना पड़ेगा, नहीं करना है तो फिर कोई बात नहीं, कुछ मत करो, फिर ऐसे ही बैठे रहो। ठीक है, पास तो वैसे भी हो जाओगे थोड़ा बहुत पढ़ के। बात समझ आ रही है बस? तो यदि थोड़ा सा रियली सीरियस हो तो वर्कआउट करना पड़ेगा, फैक्ट है। बात समझ में आ रही है? सो डैट इज एरियन की मोस्टली पॉइंट हम कवर कर सकते हैं, कुछ हो सकता है छूट जाए, कोशिश यही रहेगी ना छूटे। खैर, तो यहाँ से आपको ये समझ में आ गया कि HNO3 आपके पास क्यों हमारे पास प्रॉब्लम क्रिएट करता है, क्योंकि वो आपका स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ऑलरेडी हम उसको पढ़ चुके हैं। ठीक है, यहाँ पर आप लिख सकते हो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया पूरा हमारे पास। क्लियर। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पोर्शन पे हमारे पास। नेक्स्ट नंबर पे आते हैं आपके पास, थर्ड नंबर पे, फ्रॉम एल्कलीज। क्लियर। एल्कलीज आपको पता है, एल्कलीज का मतलब होता है वाटर सोलुबल बेसिस की, मतलब ऐसे बेसिस जो वाटर में क्या हो, सोलुबल हो। और हमने पढ़ा हुआ है मोस्टली आपका एल्कली मेटल और एल्कलाइन अर्थ मेटल के ही बेसिस आपके वाटर में सोलुबल होते हैं। तो होता क्या है यहाँ पर कि जब ये आपके पास ऑलमोस्ट रिएक्शन करते हैं किसके साथ, मेटल प्लस एल्कली, तो यहाँ से हो जाता है सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। क्लियर, क्योंकि बेस है हमारे पास, तो एसिड हो या बेस हो रिएक्शन के बाद तो यही फॉर्म करेगा, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। इसके एग्जाम्पल्स कुछ लिख लेते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे जिंक की रिएक्शन हमने करा दी किसके साथ, NaOH के साथ, काफ़ी फेमस रिएक्शन थी क्लास 10th की हमारे पास। तो यहाँ से फॉर्म हो जाता है क्या, NaZnO2। क्लियर। सोडियम जिंकेट के हमारे पास प्लस H2। अब यदि आप इसको बैलेंस करो तो बैलेंस करने पर हमारे पास है आप Na2ZnO2, सोडियम जिंकेट Na2ZnO2, यहाँ से हो जाएगा 2NaOH, है ना। तो 2 हाइड्रोजन हो गए, 2 ऑक्सीजन हो गए, जिंक हो गया और 2 आपके पास हो गए। क्लियर। दूसरी रिएक्शन हमारे पास फॉर्म करो यदि एल्यूमिनियम के साथ NaOH की, तो ये फॉर्म होता है सोडियम एल्यूमिनेट NaAlO2। यहाँ पे Na2 नहीं होता, याद रखिएगा, प्लस हाइड्रोजन गैस। हालांकि इस रिएक्शन में आपको वाटर की भी जरूरत पड़ती है, फैक्ट है। क्लियर। तो ये हमारे पास कंप्लीट रिएक्शन हो जाती है। थर्ड रिएक्शन यदि आप फॉर्म करना चाहें, किसी आप नॉन मेटल को ले लो या मेटलॉइड को ले लो, तो यहाँ से Si प्लस NaOH, है ना, Si प्लस NaOH, ये भी रिएक्शन आपके पास वाटर के साथ होती है। तो यहाँ से फॉर्म हो जाएगा Na2SiO3 प्लस H2। तो सारे केसेज में आप देख रहे हो कि हाइड्रोजन गैस आपकी बाहर स्केप आउट कर रही है। सो ये सारा आपके पास प्रिपरेशन मेथड हो गया किसका, इसका नाम हो जाएगा सोडियम सिलिकेट, इसका हो गया सोडियम एल्यूमिनेट, और ये क्या हो गया, सोडियम जिंकेट। क्लियर है, बात समझ में आ रही? तो सारे केसेज में आप देख पा रहे होगे। यहाँ पर यदि इसको बैलेंस करना चाहो तो यहाँ से आपके पास 2 है, 2 आई थिंक बैलेंस होगी। आगे आप देख सकते हो इसको बैलेंस नहीं भी होगी तो 2 हाइड्रोजन यहाँ पर आपके पास, ठीक है, और यहाँ से भी आपके पास ठीक है बैलेंस है आपके पास। क्लियर। तो ये तो हमारा हो गया आपके पास
थर्ड नंबर प्रोसेस जहाँ पर हमने आपके पास एल्कली के थ्रू ऑब्टेन कर लिया। क्लियर। तो ये थे हमारे पास ऑलमोस्ट जब हमें स्मॉल स्केल में ऑब्टेन करना हो। बात समझ में आ रही। तो स्मॉल स्केल में ऑब्टेन करने के लिए हमने ये फॉलोइंग प्रोसेस पढ़ लिए। अब हम बात करेंगे क्या, कॉमर्शियल मेथड। कॉमर्शियल का मतलब होता है जब लार्ज क्वांटिटी में हमको ऑब्टेन करना हो तब हम क्या करते हैं। बात समझ में आ रही। तो लार्ज स्केल का मतलब समझ में आया, कॉमर्शियल मेथड, उसके लिए बोलते हैं कॉमर्शियल प्रिपरेशन मेथड, है ना, कि जब हमें मैक्सिमम क्वांटिटी में चाहिए हो। सो अब आ जाते हैं आपके पास कॉमर्शियल प्रिपरेशन मेथड। इसका मतलब होता है आपके पास लार्ज स्केल का मतलब समझ रहे हो ना, क्वांटिटी, है ना। स्केल का मतलब है आपके पास क्वांटिटी में। तो कॉमर्शियल स्केल, इसका सबसे फेमस जो मेथड है हमारे पास वो ये है, फर्स्ट नंबर आपके पास, जिसको बोलते हैं बोस्ट प्रोसेस। बोस्ट प्रोसेस जिसको बोलते हैं हम वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन। बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, पूरा डिटेल में पढ़ेंगे आपके पास। कि वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन आपके पास क्या होती है। क्लियर। तो देखिएगा जरा, इसमें हमारे पास सीधा सा लॉजिक है। इसमें हमारे पास होता ये है कि जो आपके पास ऑलमोस्ट हाइड्रोकार्बन्स होते हैं और या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, तो देख लीजिएगा जरा, स्टेटमेंट लिख लीजिएगा हमारे पास यहाँ पर कि पहला जो हमारे पास, पहले तो हम ये फॉर्म करें आपके पास कि प्रिपरेशन ऑफ वाटर गैस, कि वाटर गैस हमारे पास फॉर्म कैसे हुई, इसी को हम बोलते हैं क्या, सिन गैस, है ना। वाटर गैस और सिन गैस। क्लियर। तो इसका पहले हमें प्रिपरेशन आना चाहिए कि हमने इसको फॉर्म कैसे किया। तो ये फॉर्म ऐसे होती है हमारे पास कि कार्बन हो गया, क्लियर, स्टीम इज पास्ड, स्टीम इज पास्ड थ्रू, steam is passed through a mass of red hot iron। क्लियर। क्या हो गया हमारे पास कि steam is passed through a red hot iron, not iron, red hot coke और हाइड्रोकार्बन टेम्परेचर हमारे पास क्या हो जाएगा, 1000 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होना चाहिए हमारे पास। क्लियर। तो वहाँ से क्या होगा हमारे पास, अ मिक्सचर ऑफ CO and H2 इज ऑब्टेन्ड, CO and H2 इज ऑब्टेन्ड। क्लियर। कि जो ये आपके पास मिक्सचर ऑब्टेन होता है कॉल्ड वाटर गैस, इसी को हम बोल देते हैं आपके पास ये कौन सी गैस होगी, वाटर गैस। तो यहाँ से देख लीजिए हमारे पास C+H2O। अच्छा, कोक क्या होता है हमारे पास, कोक का मतलब होता है आपके पास सीधा सा लॉजिक, कार्बन हो किसमें, सॉलिड फॉर्म में। ठीक है। तो जब हम आपके पास कोक की रिएक्शन कराते हैं आपके पास किसमें, ऑलमोस्ट वाटर के साथ, इसको हम बोल सकते हैं आपके पास ये स्टीम है और ये आपके पास होता है 1270 केल्विन पे। तो यहाँ से फॉर्म रहता है CO+H2। अभी जो CO+H2 मिला आपको, इसी को बोलते हैं हम क्या, वाटर गैस। ये पूरा का पूरा हमारे पास जो सब्सटेंस है यही हमारे पास है क्या, वाटर गैस। इसका एक और प्रिपरेशन मेथड हो सकता है हमारे पास, ये तो A नंबर हो गया, आपने देखा ना, या तो आप रेड हॉट कोक ले लो या फिर आप हाइड्रोकार्बन ले लो। तो दोनों की केसेज में आपके पास जब रिएक्शन कराओगे तो वहाँ से आपके पास यही मिलेगा। अब जैसे यहाँ पर हमारे पास है, अब इसके साथ जब हमने रिएक्शन कराई तो आपके पास ये फॉर्म हो गया। अब नेक्स्ट वाले केस में देख लो, जैसे लिखा हुआ B नंबर CnH2n+2, है ना। अब यहाँ पर एक चीज़ थोड़ा सा और मेंशन कर लो, जहाँ पर आपके पास लिखा हुआ है हाइड्रोकार्बन, तो हाइड्रोकार्बन में आपके पास सैचुरेटेड भी इसको मेंशन कर सकते थे या यहाँ पर लोअर हाइड्रोकार्बन भी कर सकते थे। ठीक है, कैसा, लोअर हाइड्रोकार्बन। तो जब आप CnH2n+2 यहाँ पर आपके पास है गैस की फॉर्म में, जब आप इसके साथ रिएक्शन कराओगे NH2O की, वाटर मॉलिक्यूल कंफर्म नहीं है, एट 1270 केल्विन, तो यहाँ से जो फॉर्म होगा हमारे पास वो हो जाएगा NCO2 और NCO गैस प्लस 2n+1 H2 गैस। बात समझ में आ रही है कि मतलब यहाँ से जब हमने रिएक्शन कराई तो आपके पास n टाइम्स ऑफ CO मिल गया प्लस 2n+1 टाइम्स ऑफ ऑलमोस्ट H2 गैस मिल गई। तो ये जो कंबाइंड रिएक्शन होती है हमारे पास, ये इसी को बोल देते हैं हम क्या, वाटर गैस।
बात समझ में आ रही है हमारे पास, क्लियर है। तो ये तो हमारे पास देखो क्या पढ़ा हमने आपके पास वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन की, मतलब आपके पास वाटर गैस मिल गई। अब जब एक बार वाटर गैस मिल गई तो उस वाटर गैस का यूज करते हुए हमारे पास हमको फॉर्म करना है क्या, ऑलमोस्ट जो भी आपका कार्बन मतलब हाइड्रोजन है और जो उसके साथ आपका करस्पॉन्डिंग सब्सटेंस मिल रहा है। तो अब होगा क्या हमारे पास, जो वाटर गैस मिली हमें CO+H2, क्लियर। अब हम इसकी रिएक्शन कराते हैं किसके साथ, स्टीम के साथ। अब स्टीम क्या होगी हमारे पास, H2O, क्लियर। तो जब हम स्टीम के साथ रिएक्शन कराएंगे आपके पास, तो यहाँ से आपके पास ऑलमोस्ट सीधा सा लॉजिक Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड या फिर Cr2O3 क्रोमिक ऑक्साइड, है ना। जब हम इसके साथ आपके पास रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ से आपके पास फॉर्म हो जाएगा CO2 + H2। तो ये मिली है हमारे पास हमको क्या, हाइड्रोजन गैस। बात समझ में आ रही है हमारे पास। थोड़ा सा टॉपिक आपके पास बोरिंग होगा लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पास। आप बुक्स पढ़ते रहोगे आपको एग्जैक्टली समझ में नहीं आएगा कहाँ से क्या करना है। सो दैट इज रीजन हम आपके पास पूरा एक बेसिक, एक पॉइंट टू पॉइंट शेड्यूल के अकॉर्डिंग आपको पढ़ा रहे हैं वहाँ पर कि हाँ भाई इसके बाद ये, इसके बाद ये लॉजिक समझ में आ रहा है हमारे पास। तो इसलिए आपके पास प्रॉपर यदि नोट्स बनाने हैं तो आप इनको प्रॉपर तरीके से देखिए कि हमारे पास हाँ ये रिएक्शन हुई तो इस रिएक्शन के बाद हमारे पास ये आपका फॉर्मेशन हो जाएगा। यहाँ पर आप टेम्परेचर ही मेंशन कर लीजिए 450 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पर देखो अब हुआ क्या कि जो आपके पास वाटर गैस थी CO+H2O, अब ये आपके पास किसके साथ रिएक्शन कर रही, फेरिक ऑक्साइड एज वेल एज हम कह सकते हैं वहाँ पर क्रोमिक ऑक्साइड या फिर क्रोमियम ऑक्साइड एट दिस टेम्परेचर। और उस टेम्परेचर के साथ रिएक्शन करने के बाद हमारे पास फॉर्म कर रहा है क्या, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। इसी को बोलते हैं हम क्या, वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन, क्लियर। तो यहाँ से आपके पास ये आपका कॉमर्शियल स्केल में था। दैट मीन्स जब लार्ज क्वांटिटी में हमको चाहिए हो तो हम यहाँ पर आपका इस प्रोसेस का यूज कर सकते हैं। सेकेंड नंबर पे आ जाते हैं आपके पास। तो सेकेंड नंबर है हमारे पास बाई लेंस प्रोसेस। लेंस प्रोसेस ये भी कॉमर्शियल मेथड के लिए है। दैट मीन्स जब लार्ज क्वांटिटी में चाहिए, इसमें क्या करते हैं हमारे पास, स्टीम इज पास्ड ओवर रेड हॉट आयरन and it decomposes to give मैग्नेटिक ऑक्साइड, क्लियर। कि आपके पास ये डिकम्पोज हो जाता है और एक आपके पास मैग्नेटिक ऑक्साइड आपको प्रोड्यूस कर देता है। रिएक्शन आप लिख लो Fe+H2O। H2O क्या होगी हमारे पास, स्टीम फॉर्म में, सीधा सा लॉजिक है, रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। आप हीट कर दोगे इसको और यहाँ से आपके पास फॉर्म हो जाएगा Fe2O3 प्लस हाइड्रोजन गैस, क्लियर। बात समझ में आ रही है। अब आप यदि ये देखना चाहो कि रेड हॉट आयरन क्या होता है, देखिए हम एक सारी चीज़ें आपको बताएंगे, आप ये समझ लो। रेड हॉट आयरन का मतलब होता है ये आपके पास एक एडजेक्टिव है, क्लियर। बात समझ में आ रही है। ये क्या है हमारे पास, एक एडजेक्टिव है। ये कब आपके पास जनरेट होता है, जब मेटल को हम क्या करें, हीट करें और वो आपके पास ग्लो करने लगे, कैसा, रेड। बात समझ में आ रही है। और ये मोस्टली आपके पास किस टेम्परेचर पे होता है, 500 डिग्री सेल्सियस के नियर अबाउट, 500 केल्विन के राउंड, क्लियर, नियर अबाउट। कि मतलब इस टेम्परेचर के राउंड आपके पास वो आपका ऑलमोस्ट जो मेटल है वो आपकी रेड कलर का ग्लो करने लगती है, तो हम कह सकते हैं उसको रेड हॉट, है ना। अब क्योंकि आयरन की बात कर रहा है तो ऑलमोस्ट रेड हॉट आयरन। तो इसका मतलब ये कि हमने उसको इतना हीट किया कि आपके पास वो कैसा ग्लो करने लगा, रेड कलर का। ये तो हमने पढ़ा ही हुआ है कि आयरन रेड कलर का ग्लो करता है, तो इसलिए उसको बोलते हैं क्या, रेड हॉट आयरन। लॉजिक समझ में आ रहा है हमारे पास। तो हमने क्या किया आपके पास कि जो Fe है उसकी H2O के साथ रिएक्शन करा करके हमने फॉर्म कर दिया क्या, Fe2O3 प्लस ऑलमोस्ट हाइड्रोजन गैस, क्लियर है। अब यहाँ से यदि हमें आयरन फिर से ऑब्टेन करना हो तो हम आपके पास वाटर गैस का यूज करते हुए इसको ऑब्टेन कर सकते हैं। Fe2O3 जो हमारे पास हमको मिला, क्लियर, सॉरी मैग्नेटिक ऑक्साइड है ना, तो मैग्नेटिक ऑक्साइड का मतलब Fe3O4 होता है। तो ये जो Fe3O4 हमको मिला मैग्नेटिक ऑक्साइड, हम इस मैग्नेटिक ऑक्साइड की एक बार हम CO के साथ रिएक्शन करा दें और इसी मैग्नेटिक ऑक्साइड की एक बार हम आपके पास किसके साथ रिएक्शन करा दें, CO+H2 हाइड्रोजन के साथ, क्लियर। तो जब हम आपके पास इसके साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये जो रिएक्शन होती है हमारे पास, ये जो रिएक्शन हमारे पास होती है ये आपके पास ऑलमोस्ट रिवर्सिबल होती है। तो यहाँ से फॉर्म हो जाएगा क्या, Fe+CO2। और ये रिएक्शन आपके पास इरिवर्सिबल होती है, यहाँ से फॉर्म हो जाएगा Fe+H2। बात समझ में आ रही है, क्लियर है।
कि यदि हमने मैग्नेटिक ऑक्साइड की रिएक्शन करा दी कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, तो वहाँ से क्या फॉर्म हो जाएगा, आयरन प्लस CO2 गैस एस्केप आउट करेगी। और यदि हमने आपके पास H2 के साथ रिएक्शन करा दिया तो वहाँ से आपका ये, तो दोनों ही केसेज में आप देख रहे होगे कि आयरन आपको मिल रहा है। तो ये रिएक्शन आपके पास यूज करी जाती है किसके लिए, आयरन को वापस रिकवर करने के लिए। बात समझ में आ रही है हमारे पास, क्लियर है। तो यहाँ से आपके पास ये 2 प्रोसेस हमने पढ़ी कॉमर्शियल स्केल पे, क्लियर। मोस्टली हमने पढ़ी थी आपके पास किस पे, स्मॉल स्केल पे। ये पूरी आपके पास प्रिपरेशन मेथड हो गई किसकी, हाइड्रोजन की। बात समझ में आ रही है आपके पास। अब थोड़ा सा इसके हम यूजेज पढ़ लेते हैं, यूजेज के बाद हम इसके लेक्चर को खत्म करते हैं। तो यूजेज देख लीजिएगा, हमारे पास बोर्ड में आगे होंगे। तो पहला यूज देखिएगा हमारे पास, बड़ा सिंपल सा हमारे पास लिखा हुआ है कि हाइड्रोजन इज कलरलेस, ऑब्वियस सी बात है, हमने अभी भी बताया था। टेस्टलेस, अडरलेस गैस, अडरलेस का मतलब होता है कि जिसमें कोई भी स्मेल हमारे पास नहीं होती। और टेस्टलेस तो पता ही है आपके पास, है ना, कि उसका कोई टेस्ट नहीं होता हमारे पास। फिर इट इज़ द लाइटेस्ट एलिमेंट नोन है, पता है, पहले लेक्चर में बताया था। और इसकी डेंसिटी क्या होती है, 0.098 ग्राम पर लीटर। बात समझ में आ रही है कि इतनी आपके पास लो डेंसिटी होती है। सेकेंड नंबर पॉइंट पे आइएगा हमारे पास। सेकेंड नंबर पॉइंट लिखा हुआ हमारे पास, हाइड्रोजन इज स्लाइटली सोलुबल इन वाटर। फैक्ट है, जिसकी सोलबिलिटी आपके पास कम होती है, दैट इज 21.5 ml। अब समझ लो 1 लीटर यदि है 1000 ml, तो 1000 ml में आपका 21.5 ml केवल आपके पास डिजॉल्व होने वाला है, क्लियर। नेक्स्ट आपके पास, मैनी मेटल्स लाइक प्लेटिनम ब्लैक एंड प्लेटिनम एब्जॉर्ब कंसिडरेबल क्वांटिटीज ऑफ हाइड्रोजन, पैलेडियम showing the highest capacity 935 volumes, hydrogen is given off when palladium is heated in vacuum, this phenomenon is known as occlusion। तो अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, क्या हमने पढ़ा हुआ एब्जॉर्प्शन। देखो एब्जॉर्ब करने का मतलब क्या होता है, एक कोई सपोज करो कह सकते हैं आपके पास कोई चीज़ है जो आपके पास किसी चीज़ को सोख लेती है। कहने का मतलब एक एग्जांपल दें आपको हम चौक का। चौक में क्या हो रहा है कि चौक को जब आप इंक में डिप करते हो, पता चला व्हाइट कलर की चौक है लंबी सी, क्लियर, दिस वन इज अ चौक ऑफ व्हाइट कलर, है ना। इसको आपने डिप किया किसमें, इंक में। अब जब आपने इंक में डिप किया, बाहर निकाल लिया, तो जो इंक के पार्टिकल्स थे वो कहाँ लगे, सरफेस पे लगे। यदि उसको कुछ देर तक रखा रहने दो तो इंक के पार्टिकल अंदर आने लगेंगे, और एक टाइम ऐसा है कि बिल्कुल अंदर तक चले जाएंगे। तो यदि बिल्कुल अंदर तक चलेगा उसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्ब कर लिया। बात समझ में आ रही है, इजी वॉश होता है, एब्जॉर्ब कर लिया उसने, है ना। यदि हम बोले एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन का मतलब हमने उसको डाला बाहर निकाल लिया, तो पार्टिकल्स कहाँ पर स्टिक हुए, सरफेस पर। तो डैट इज जो सरफेस पे फिनोमेना होती है उसको बोलते हैं एडजॉर्प्शन, ED, D फॉर डॉग, है ना, और एब्जॉर्प्शन B फॉर बॉय। बात समझ में आ रही है हमारे पास, क्लियर। तो जो सरफेस पे होगी वो एब्जॉर्प्शन, और जो आपका ऑलमोस्ट किस पे होगी, इनसाइड दैट इज बल्क में, तो उसको हम बोल देंगे एब्जॉर्प्शन। अब इसमें क्या होता है कि जो मेटल्स होती है, हमने पढ़ा होगा कुछ मेटल्स हाइड्रोजन को क्या करती है, एब्जॉर्ब कर लेती है, सरफेस पर उनकी जाकर के हाइड्रोजन स्टिक कर जाता है। तो ऐसे ही प्लेटिनम होता है, मोस्ट आपका फेमस, है ना। प्लेटिनम इलेक्ट्रोड भी फॉर्म होते हैं वहाँ पर, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में प्लेटिनम यूज किया जाता है। तो प्लेटिनम में हाइड्रोजन जाकर के इवॉल्व हो जाता है, स्टिक कर जाता है। जब आपके पास उसको वैक्यूम में हम आपके पास अलग करते हैं, तो वहाँ से 935 वॉल्यूम्स, इतना ज़्यादा हाइड्रोजन आपके पास वहाँ से हम स्किप आउट कर सकते हैं। मतलब कितनी ज़्यादा उसकी हाइड्रोजन एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी होती। सो डैट वाज ऑल द यूज ऑफ हाइड्रोजन। आई थिंक ये लेक्चर आपको प्रॉपर समझ में आया होगा। थोड़ा सा आपको इसमें लर्निंग प्रोसेस फॉलो अप करना पड़ेगा अच्छे तरीके से। नेक्स्ट लेक्चर काफ़ी अच्छा होने वाला है, वहाँ पर हम ये पढ़ेंगे कौन सा हाइड्रोजन ज़्यादा रिएक्टिव होता है, नेसेंट कि आपके पास एटॉमिक, या फिर ऑर्थो, या फिर पैरा। बात समझ में आ रही है हमारे पास। तो हम पढ़ने वाले हैं रिएक्टिव फॉर्म्स ऑफ हाइड्रोजन एज वेल एज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन। सो टिल देन एंजॉय, बी मोटिवेटेड एंड स्टे फोकस्ड।